सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 6,239 नए रोगी मिले हैं। सितंबर में अब तक 13 दिनों में ही 81,524 मरीज मिल चुके हैं। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 3,12,000 पहुंच चुका है। अभी तक 2,39,485 रोगी यानी 76.75% रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 80 और लोगों की मौत हुई है। अभी तक कुल 4,429 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस प्रदेश में ले चुका है। प्रदेश में अब 68,122 एक्टिव केस है। प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया गया है। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना अरेस्ट वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है। सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है। सरकारी नौकरी पाकर आराम तलबी करने वालों को अब खतरा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे नियम ला रही है जिससे कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों में आराम तलबी की आदत कम से कम 5 वर्ष तक तो नहीं ही लगेगी। प्रदेश में अब सरकारी नौकरी पाने वालों को 5 वर्ष बाद ही मौलिक रूप से नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। प्रदेश में अब नई नौकरी पाने वालों की 5 वर्ष तक संविदा पर तैनाती होगी। इन 5 वर्षों के दौरान भी हर वर्ष में 6 महीने में उनका मूल्यांकन होगा। उसमें भी हर बार 60% अंक लाना यानी फर्स्ट डिवीजन में पास होना बेहद जरूरी होगा। प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। प्रदेश में सरकारी नौकरी की शुरुआत में 5 वर्ष की संविदा के सरकार के प्रस्ताव ने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। यूं भी बेरोजगार के विषय को लगातार उठा रहे विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपका है। प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को युवा विरोधी करार देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली है। तो कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 टूक कहा है कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। हालांकि राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने स्पष्ट किया है कि सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय या फैसला लिया जाएगा वह जनहित, युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुए किया जाएगा। सत्तारूढ़ सरकार के करीबी और सीएम योगी आदित्यनाथ की विधानसभा सत्र में तारीफ करने वाले प्रदेश के श्रावस्ती से बसपा विधायक असलम रायनी ने पत्र लिखकर अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत की है। विधायक ने सीएम योगी को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि जनहित कार्यों में अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। जिले के सीडीओ ऑफिस में 11 महीने से कमीशन के लिए फाइल लटकाए हुए हैं। अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधा आरोप लगाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति का मजाक बनाया जा रहा है और मुझसे भी उगाही के लिए कमीशन मांगा जा रहा है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को सेक्टर 62 पीर के पास से पकड़ा है। आरोपियों के 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 13 लग्जरी कार बरामद की है। इसके अलावा चोरी की कार के दर्जनों नंबर बरामद हुए हैं जो कश्मीर में बेची गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कार का लॉक तोड़ने के लिए एमएस टूल सॉफ्टवेयर व ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वे टैब में एमएस टूल सॉफ्टवेयर रखते थे। कार के बाहर ब्लूटूथ लगाकर आसानी से कोडिंग कर लॉक तोड़ देते थे। इसके बाद कार चोरी कर लेते थे।
रायबरेली जिले के एक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज कराने आए परिजन के साथ एक चिकित्सक द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। परैया छतोह के निवासी जावेद वारसी की 8 साल की भांजी आसिफा बीमार हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए 11 सितंबर को इलाज के लिए मधुबन रोड पर संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम लाई। अस्पताल स्टाफ ने उसे तत्काल भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद ही आसिफा की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने रोना शुरू कर दिया। यह देख वहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर धीरज चंदेल ने परिजन को धमकाना शुरू कर दिया और बचे हुए बिल की रकम जमा कर वहां से चुपचाप चले जाने का फरमान सुना डाला। ऐसा न करने पर पुलिस बुलवाकर हवालात में भिजवाने की धमकी भी दे डाली। इससे भी मन ना भरा तो गुंडों से उन्हें जमीन में गड़वाने की बात भी बोल रहा था। उनकी इस करतूत को परिजनों में से ही किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और अब मामला सोशल मीडिया पर आने से लोगों में चर्चा का केंद्र बन गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने मामला संज्ञान में आने की बात कहते हुए जांच कराने की बात कही है। अपनी योग्यता के दम पर 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल कर पढ़ाई के लिए अमेरिका तक पहुंचने वाली सुदीक्षा भाटी के माता पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और अपना दर्द साझा किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुदीक्षा के लिए 4 बड़े ऐलान किए। उसके गांव में प्रेरणा स्थल लाइब्रेरी बनेगी। साथ ही परिवार को 15 लाख रुपए सीएम की तरफ से और 5 लाख रुपए राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर की तरफ से मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में जीरो टॉलरेंस के निर्देशों के तहत कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे आईपीएस अधिकारियों पर ग्रहण के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के विरुद्ध जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि जांच में दोनों अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने तमिलनाडु के मदुरै में कथित रूप से नीट परीक्षा के डर से छात्रा की आत्महत्या को हत्या करार दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा से सवाल किया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मऊ की सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी के करीब 1 दर्जन करीबियों की अवैध संपत्तियां पुलिस ने चिन्हित कर ली है। इसमें अधिकतर में एलडीए और जिला प्रशासन से ब्यौरा मिल चुका है। कुछ संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इन विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही सख्ती शुरू कर दी जाएगी। कुछ दिन पहले ही मुख्तार के बेटों के खिलाफ अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया था। वीडियो वायरल करके निलंबित एसपी मनीलाल पाटीदार पर उगाही का आरोप लगाने वाले क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की करीब 7 बजे रिजेंसी अस्पताल कानपुर में मौत हो गई। उनके आरोप लगाने के बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर एसपी को निलंबित कर दिया था। वहीं दूसरे दिन निलंबित एसपी समेत पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी शनिवार की रात एडीजी ने भी महोबा पहुंचकर इंद्रकांत के घर वालों से मुलाकात करके न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिया था। आपको बता दें कि महोबा में एसपी के खिलाफ दिए बयान का वीडियो वायरल होने के अगले ही दिन क्रशर कारोबारी इंद्रकांत अपनी कार में घायल अवस्था में मिले थे। उनके गले में गोली लगी थी। उन्हें कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी रविवार रात 7 बजे मौत हो गई। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक दीवार अब तोड़ी नहीं जाएगी। दीवार ना तोड़े जाने का दबाव पड़ने पर पीडब्ल्यूडी का राजमार्ग निर्माण खंड बैकफुट पर आ गया है। सड़क चौड़ीकरण के डिजाइन को नए सिरे से बनाया जाएगा। इस पर काम शुरू हो गया है।
पूर्वांचल में दोपहर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर में 3 और वाराणसी में 3, जौनपुर व भदोही में क्रमशः 2-2 लोगों की जान चली गई। घटना में 10 पशु भी मारे गए हैं और 8 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलीगढ़ के अकराबाद में लगाए गए हैंडपंप पर कुवैत का झंडा लगी शिला पट्टिका को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। अकराबाद थाना क्षेत्र में लगाए गए हैंडपंप के साथ कुवैत के झंडे को लेकर लोगों में आक्रोश है। क्षेत्रीय लोगों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विधायक थाने पहुंच गए और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा। दरअसल अकबराबाद के खुर्रमपुर और दुबिया गांव में 45 के करीब हैंडपंप लगाए गए हैं, लेकिन हैंडपंप की शिला पट्टिका पर कुवैत का झंडा भी लगाया गया है, जिसको लेकर माहौल गर्म बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस पर्यावरण जागरूकता के साथ किसानों व श्रमिकों में आत्मनिर्भरता का भाव जागृत करने का अभियान भी चलाएगा। राजधानी लखनऊ में अपने 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन भागवत ने अवध प्रांत की कार्यकारिणी के सदस्यों व प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में संघ से जुड़े कार्यों की जानकारी लेने के अलावा आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। बाराबंकी में घरेलू कलह में युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी, जबकि मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। छोटे भाई बहन के सामने युवक ने वारदात की। यही नहीं, बचाव को आए भाई बहन की भी पिटाई कर दी। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर जिले में मुसहरों की आवास योजना में घोटाले की बात उजागर हुई है। इस मामले की जानकारी के बाद जिले के अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। वहीं जांच खंड विकास अधिकारी को सौंपकर तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश के करोड़ों श्रमिक संघर्षशील जीवन व मेहनत की रोटी खाने की परंपरा पर लगातार डटे हैं। खासकर यूपी व बिहार में घर लौटे प्रवासी श्रमिक मनरेगा के तहत श्रम करके परिवार का पेट जैसे तैसे पाल रहे हैं। अतः केंद्र व राज्य सरकारें उन्हें उचित अवसर जरूर प्रदान करें। प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। बुलंदशहर में इस बार चुनाव में लगभग 80% प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके पीछे कारण है कि 80% ने चुनाव खर्च ही जमा नहीं कराया है। 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए बुरी खबर है जिनका कैरेक्टर रोल बहुत खराब है। ऐसे पुलिसकर्मियों की फिर से स्क्रूटनी की जाएगी और उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। पिछले साल प्रयागराज रेंज में हेड कांस्टेबल, सिपाही और दरोगा समेत 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। उनकी सेवा समाप्त कर सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्हें कोर्ट से भी मदद नहीं मिली थी। मेरठ के छावनी क्षेत्र में आर्मी इंटेलिजेंस ने सेना जैसी वर्दी पहने एक व्यक्ति को पकड़ा है। आर्मी इंटेलिजेंस ने पूछताछ करने के बाद उसे मेरठ पुलिस के हवाले कर दिया। आर्मी अधिकारियों की तरफ से थाना इंचौली में तहरीर दे दी गई है। प्रदेश के पुलिस महकमे में तबादलों का दौर जारी है। योगी सरकार ने देर रात 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी समेत 10 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। जारी तबादला सूची के अनुसार महाराजगंज, गोंडा, बरेली, श्रावस्ती, जौनपुर, कासगंज और मऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को इधर से उधर किया गया है।